आज हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो में जितने सारे भी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे, सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, ताकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आज के इस क्लास में जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके लिए गेस क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, आपके परीक्षा में हर हाल में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बहुत ही बारीकी से समझिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो इस राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, और क्या जरूरी था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो? क्या राष्ट्रवाद का उदय नहीं होता तो क्या हमारा देश आजाद नहीं होता? इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब से शुरू हो गया और इसका प्रमुख कारण क्या था। तो कारण के बारे में तो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो बात हम यहां पर बोलने वाले हैं, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ यहां पर लिखा हुआ चीज है उसे ही आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ हम ऐसे बात भी बोलेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ हम कुछ बात ऐसे भी बोलेंगे जिसे आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर लिखा हुआ चीज भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो अपने नोटबुक में नोट भी करते जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ यह कब से प्रारंभ हुआ, यानी कि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कब से जागना शुरू हुआ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध कहने का मतलब होता है कि 1801 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में। लेकिन उत्तरार्ध कहने का मतलब होता है कि बीच से आगे, यानी कि 1850 ईस्वी के बाद यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागना शुरू हो गया। यानी कि 1857 ईस्वी को मुख्य रूप से इसका केंद्र बिंदु माना जाता है कि 1857 ईस्वी के बाद से ही भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागना शुरू हो गया था। इस चैप्टर में हम लोग गांधी जी के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ या फिर भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का क्या योगदान था, गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन थे इसके बारे में पढ़ेंगे, गांधी युग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का जो समय है, इस बीच के समय को गांधी युग कहा जाता है। ठीक है, इस भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक के समय को गांधी युग कहा जाता है। और गांधी जी जितने सारे भी आंदोलन करते थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर करते थे, यानी कि बिना खून खराबा किए हुए करते थे। और गांधी जी एक चीज का प्रचलन किए थे जिसका नाम था सत्याग्रह। आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। तो सत्याग्रह कहने का मतलब होता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जो भी आंदोलन हुआ, वैसे आंदोलन को सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में गांधी जी बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन 3 ऐसे आंदोलन हैं जो कि सत्याग्रह का प्रयोग करके किए थे। वह तीनों आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जिसमें सबसे पहला है जो कि 1920 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर आपको 3 आंदोलन के बारे में बता रहे हैं जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वो भी सत्याग्रह का प्रयोग करके, यानी कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके। जिसमें सबसे पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। दूसरा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक चला। और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो कुल मिलाकर के सत्याग्रह का प्रयोग करके गांधी जी यह 3 आंदोलन किए, जिसमें भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी सफलता मिली। तो उम्मीद करते हैं कि गांधी जी के बारे में और हमारे देश भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब से शुरू हुआ, इसके बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। अब
अब चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, जिसमें पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, इसके बारे में वर्णन करना है। यानी कि कौन सा ऐसा कारण था जिस कारण की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागना शुरू हुआ। तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था। जो अंग्रेज लोग थे वह भारत पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा सता रहे थे, बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा दे रहे थे, जिसमें बहुत सारे चीज़ शामिल थे। जैसे भारत के लोगों को मनाही था कि बड़े होटल में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, भारतीय होटल ही है, होटल भारत का ही है, लेकिन उसमें भारतीय लोग प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ अंग्रेजी लोग प्रवेश करेंगे। इस प्रकार का प्रतिबंध लगा हुआ था। उसके बाद दूसरा नियम यहाँ पर लगा हुआ था कि ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास होता है, जिसको आप लोग फर्स्ट एसी बोलते हैं, उसमें भारतीयों का प्रतिबंध था। यानी कि फर्स्ट क्लास में भारतीय नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ अंग्रेज ही चढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी तरह से कोई भारतीय गलती से फर्स्ट क्लास में प्रवेश कर जाता था तो उसे दंड दिया जाता था। उसके बाद दूसरा जुल्म क्या किया जाता था, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। भारतीय जो ट्रेन चलता था उसमें फर्स्ट क्लास में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। यानी कि जो फर्स्ट क्लास का जो बोगी होता है, जिसको हम लोग डब्बा बोलते हैं, उसमें भारतीय प्रवेश नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अंग्रेज ही फर्स्ट क्लास में सफ़र कर सकते हैं। ऐसा यहाँ नियम लगा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा नियम था कि अगर कोई अंग्रेज गुनाह कर दे तो कोई दंड नहीं, लेकिन अगर कोई भारतीय गुनाह कर दे तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। यानी मान लिया जाए कि कोई अंग्रेज गलती कर दे तो उसको ऐसे ही माफ करके छोड़ दिया जाता था, हल्का फल्का दंड दे करके छोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर कोई भारतीय यहां पर गलती कर दे तो छोटा गलती के लिए भी कठोर दंड दिया जाता था। भारतीयों को काला कहा जाता था, अनपढ़ कहा जाता था। तो इस प्रकार से बहुत सारे जुल्म किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर। तो कुल मिलाकर के यहां पर बहुत सारे कारणों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन मुख्य रूप से 3 कारण हैं, जिसमें पहला होता है राजनीतिक कारण, दूसरा होता है आर्थिक कारण और तीसरा होता है सामाजिक कारण। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन चलिए हम लोग फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस कारण से हुआ, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद कहने का मतलब समझ लेते हैं। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चौथा नंबर चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में ही पूछे जाते हैं। यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्न इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए हम ज्यादा फोकस करेंगे कि आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ही बताएं, ताकि आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न न छूटे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण हैं। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि यदि आप लोग 10th क्लास लेवल का जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर यूट्यूब चैनल पे आप लोग पढ़ सकते हैं। जीके सागर यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर लिंक पे जा करके क्लिक करके आप लोग जीके सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जीके याद हो सके। आपके सिलेबस से ही संबंधित होगा, इसलिए आप लोग जरूर जुड़े। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कौन कौन सा कारण था। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद कहने का मतलब जानते हैं कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का अभाव हो। यानी कि यदि पहले से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक एकीकरण का अभाव है और राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यदि सिंपल शब्द में बोलें तो राष्ट्र के प्रति भावना जागना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि भारत के प्रति हमारा कोई भावना नहीं है, ठीक है, भारत के प्रति हम कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाए, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाए और यदि हम भारत के बारे में सोचना शुरू कर दें तो इसी को हम बोलेंगे कि हमारे दिल में, हमारे मन में भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है, यानी कि राष्ट्रवाद का धीरे धीरे उदय हो रहा है। तो इसे ही हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रवाद कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और राष्ट्रवाद कहने का मतलब तो हम आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाए थे, जब हम आपको पढ़ा रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वहां पर भी राष्ट्रवाद कहने का मतलब हम आपको समझाए थे। तो अब चलिए हम लोग प्रमुख कारण के बारे में
जानते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था, जिसमें सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण, यानी कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कारण थे जिसके वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो चलिए इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन के काल में राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी आगे बढ़ रही थी। अब लॉर्ड लीटन कौन था और लॉर्ड रिपन कौन था, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों अंग्रेज था। अब लॉर्ड उसे कहा जाता था कि जो कि अंग्रेजों का हेड रहता था, जो गवर्नर रहता था, उससे ही हम लोग लॉर्ड बोलते थे। ठीक है, तो लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन के काल में राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी आगे बढ़ रही थी, यानी कि जब यह दोनों का समय था तो उस समय भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा, बहुत तेज गति से राष्ट्रवाद की भावना आगे बढ़ रही थी, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी। कह रहा है कि 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लीटन ने पारित किया था। यह जो लॉर्ड लीटन है, यह 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि 1878 ईस्वी में। अब इस एक्ट यानी कि इस कानून के तहत क्या किया जाता था, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो प्रेस कहने का मतलब आप लोग जानते हैं। प्रेस कहने का मतलब क्या होता है कि समाचार पत्र को लिखने वाला, यानी कि जैसे हिंदुस्तान होता है, दैनिक जागरण होता है, प्रभात खबर होता है, तो इन सभी को प्रेस हम लोग बोलते हैं। तो उस समय लॉर्ड लीटन ने एक ऐसा कानून बनाया कि हमारे बारे में कोई भी अपने पेपर में नहीं छापेगा, कोई भी अखबार में नहीं लिखेगा, और अगर लिखेगा तो हमारा सिर्फ अच्छाई लिखेगा, कोई हमारा बुराई नहीं लिखेगा। अगर कोई हमारा बुराई लिखता है तो उसका न्यूज़पेपर बंद कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उसको दंड भी दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 1878 ईस्वी में एक ऐसा कानून पारित किया गया जिस कानून में यह साफ तौर से लिखा हुआ था कि अंग्रेजों के बारे में कोई बुराई नहीं लिखेगा, सिर्फ अच्छाई लिख सकता है लेकिन बुराई कोई नहीं लिखेगा, जिसके तहत भारतीय भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक लगा दिया। यानी कहने का मतलब कि हिंदी भाषा में जो पेपर छापा जाता था उस पर रोक लगा दिया और यह कहा गया कि अब भारतीय भाषा में कोई भी पेपर नहीं छपेगा, जबकि अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक नहीं लगाया गया। यानी कि जो पेपर अंग्रेजी भाषा में छपता था, जो अंग्रेजों का अपना पेपर था, उस पर रोक नहीं लगाया गया, लेकिन भारतीय भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक लगा दिया गया। इस बात को लेकर के भारतीय लोगों ने विरोध किया, यानी कि भारत के लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 1879 ईस्वी में लीटन के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। अब शस्त्र अधिनियम क्या था, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लॉर्ड लीटन के द्वारा शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका जवाब होगा 1879 ईस्वी को, आप लोग ध्यान रखिएगा। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शस्त्र अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड लीटन के द्वारा। ठीक है, अब शस्त्र अधिनियम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। शस्त्र अधिनियम हम लोग उसे कहते हैं जिसके तहत यह कहा जाता था कि अगर भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए। अगर भारतीय लोग किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा, जबकि अंग्रेजों के लिए ऐसा नियम नहीं था। यानी कि अगर आप लोग पिस्तौल रखना चाहते हैं, तलवार रखना चाहते हैं, बंदूक रखना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस बनाना होगा। और लाइसेंस देता कौन था, तो अंग्रेज लोग देते थे, क्योंकि अंग्रेजों का ही यहां पर अधिकारी होता था। इसलिए कोई भी भारतीयों को लाइसेंस नहीं दिया जाता था। सिर्फ ऐसा कानून बना दिया गया कि लाइसेंस लेना जरूरी होगा, लेकिन अंग्रेज अधिकारी हैं, वह लाइसेंस देंगे ही नहीं। इसका मतलब कि यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि भारतीय लोग अब अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे, सिर्फ अंग्रेज लोग ही अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब भारतीय लोग गोली बंदूक नहीं रखेंगे तो अंग्रेजों से लड़ेंगे कैसे, और इसीलिए यह कानून भी लाया गया कि न तो उसके पास अस्त्र शस्त्र रहेगा और न वह हमसे लड़ाई करेगा। ठीक है, तो लॉर्ड लीटन के द्वारा 1879 ईस्वी में एक ऐसा अधिनियम लाया गया जिस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि अगर भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा, जबकि अंग्रेजों के लिए ऐसा नियम नहीं था। और इस बात को लेकर के जमकर विरोध हुआ और राष्ट्र भावना का विकास हुआ। तो राजनीतिक कारण कहने का मतलब तो आप लोग समझ गए।
कुल मिलाकर के यहाँ पर दो कारण मुख्य रूप से हम आपको बताए, जिसमें सबसे पहला कारण था कि एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसका नाम पड़ा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिस एक्ट के तहत यह निर्देश दिया गया कि भारतीय भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक लगा दिया जाए, जबकि अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद दूसरा कानून बना जिसका नाम पड़ गया शस्त्र अधिनियम। ध्यान रखिएगा, दूसरा कानून बना 1879 ईस्वी में जिसका नाम पड़ गया शस्त्र अधिनियम। यानी कि इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत ऐसा बोला गया कि भारतीय लोग अब अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे और अगर रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस लेना होगा, जबकि अंग्रेज लोगों के लिए ऐसा नियम नहीं था। तो सबसे पहला राजनीतिक कारण में यही दो कारण प्रमुख है जिस वजह से भारत में राष्ट्र भावना का विकास हुआ। अब उसके बाद दूसरा कारण था आर्थिक कारण। इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कहानी की तरह आपको समझ में आएगा, बस आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेश की आर्थिक नीति को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण किया। आर्थिक कारण कहने का मतलब कि लोगों के पास इतना ज्यादा रुपया पैसा नहीं था, इतना ज्यादा धन संपत्ति नहीं था कि लोग अंग्रेजों से खुल करके विरोध कर सके, अंग्रेजों से खुल करके लड़ सके। और इसी आर्थिक तंगी के कारण यहाँ के लोगों में धीरे धीरे राष्ट्र भावना का विकास हुआ। तो दूसरा कारण है आर्थिक कारण, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद तीसरा कारण है सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या है इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ साथ काले गोरे का भेदभाव किया। यानी हम आपको शुरू में ही बताए कि जो अंग्रेज होते थे वह भारतीयों को काला कहते थे, यानी कि यह कहते थे कि भारतीय लोग काला होते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ काले गोरे का भेदभाव किया तथा 1857 के सिपाही विद्रोह में हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ दिया। हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने का सबसे ज्यादा बड़ा काम किया था अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके के हथियार का उपयोग किया जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वह हिंदू मुसलमान के एकता को तोड़ दिए और साथ ही साथ फूट डालो और शासन करो की नीति अपना लिए। यानी कि आपस में ही दोनों को फूट डाल दो और दोनों को जब फूट हो जाएगा उसके बाद हम तीसरा आकर के इस पर शासन कर लेंगे। यानी कि अंग्रेजों के पास जितने सारे भी हथियार थे उसमें सबसे ज्यादा तगड़ा हथियार था फूट डालो और शासन करो की नीति। यानी कि फूट डालो और शासन करो की नीति के बदौलत ही अंग्रेज हमारे देश में इतना दिन तक शासन कर सके। ठीक है, तो कह रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ दिया और कह रहा है कि यहां तक कि भारत के लोगों को रेलगाड़ी में अंग्रेजों के साथ बैठने की भी इजाजत नहीं थी। यानी कि ऐसा बोला जाता था कि अगर अंग्रेज जिस रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं उस रेलगाड़ी में कोई भी भारतीय नहीं बैठेगा। यानी कि भारतीयों के साथ अंग्रेज कभी भी सफर नहीं करते थे। भारतीयों को यह आजादी नहीं दी गई थी कि वह अंग्रेजों के साथ बैठ करके सफर करे। अंग्रेज अपराध करे तो मामूली दंड दिया जाता, जबकि भारत के लोगों को कठोर दंड दिया जाता था। भारत के लोगों के पास नौकरी के पद में ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था। यानी कि अंग्रेज लोगों को, अंग्रेजों के जो बाल बच्चे होते थे उनको ऊंचा ऊंचा नौकरी दिया जाता था, बड़े पोस्ट पर रखा जाता था। लेकिन भारतीय लोग चाहे जितने भी पढ़ने में तेज हो उनको छोटे पद की नौकरी दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के तीन कारण ही हैं जिस तीन कारण की वजह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, यानी कि राष्ट्रवाद के भावना का विकास हुआ, जिसमें सबसे पहला है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण और तीसरा है राजनीतिक कारण। ठीक है, तो यह वाला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के कारणों का वर्णन करें तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में हम आपको दो प्रमुख कारण बताए, जिसमें सबसे पहला कारण था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। इस प्रेस एक्ट के तहत यह बोला गया था कि हिंदी भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक लगा दिया जाए, जबकि अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक नहीं लगेगा। और उसके बाद दूसरा अधिनियम लाया गया था शस्त्र अधिनियम, जिसके तहत यह बोला गया था कि भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे और अगर रखना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा, जबकि अंग्रेजों के लिए ऐसा नियम नहीं था। तो राजनीतिक कारण में इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा हम आपको बताए आर्थिक कारण, ठीक है, और उसके बाद तीसरा हम आपको बताए सामाजिक कारण। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय का यही तीन कारण सबसे ज्यादा प्रमुख है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और यह वाला प्रश्न भी दीर्घ उत्तरीय का ही प्रश्न है कि प्रथम
प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और जो भारत में जो आंदोलन हो रहा था, दोनों के बीच क्या संबंध है, इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर संबंध, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर संबंध क्या है, इसी के बारे में लिखना है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, जिसका प्रमुख कारण यूरोपियन औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का होना है। इस युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ, जो 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1914 में इसकी शुरुआत हुई और यह खत्म कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में। और यह जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें दो प्रकार के राष्ट्र थे, जिसमें पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन लड़ रहा था और धुरी राष्ट्र की तरफ से कौन लड़ रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था, जापान था, इटली था और इंग्लैंड था। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड जो था वह मित्र राष्ट्र की तरफ से था। और जाहिर सी बात है कि जब इंग्लैंड वाले लोग, जब अंग्रेज लोग भारत पर कब्जा किए हुए थे, यानी कि भारत भी किसके तरफ से था, मित्र राष्ट्र के तरफ से ही था। क्योंकि जब इंग्लैंड मित्र राष्ट्र के तरफ से है तो भारत पर भी तो इंग्लैंड का ही कब्जा था, इसलिए भारत भी मित्र राष्ट्र की तरफ से ही लड़ रहा था। अब इसके बारे में आगे क्या कहानी है, अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि धुरी राष्ट्र की तरफ से कौन कौन सा देश था। तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और हंगरी था। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए भारतीय आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि ब्रिटेन भारतीय उपनिवेश पर अधिकार जमाना चाहता था तथा एक उत्तरदायी सरकार का गठन करना चाहता था। इसके द्वारा भारत में आयात शुल्क लगा करके अधिक से अधिक लाभ कमाया। यानी कि जो आयात होता था भारत से, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, आयात शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और जब टैक्स ज़्यादा लग गया तो सरकार को ज़्यादा फायदा होने लगा, और टैक्स ज़्यादा लगा करके जो अंग्रेज लोग थे अधिक से अधिक लाभ कमाए। और अंग्रेज ने भारतीयों से वादा किया, जो अंग्रेज लोग थे वह प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, वह भारतीयों से वादा करते हैं और झूठा वादा करते हैं कि अगर वह प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे, यानी कि अंग्रेज लोग भारतीयों से यह वादा करते हैं कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो आपको स्वराज्य दे देंगे, यानी कि हम जो तुम्हें गुलाम बनाए हुए हैं हम तुमको आज़ाद कर देंगे, हम यह भारत देश छोड़ करके चले जाएंगे और किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होने देंगे। यानी कि यह झांसा दिया, ठीक है, भारतीय लोगों को यह झांसा दिया अंग्रेजों ने कि अगर हम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, जो अभी हम तुम पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, तुमको गुलाम बनाए हुए हैं, तुमको आज़ाद कर देंगे, हम यह भारत देश छोड़ करके चले जाएंगे, तुमको अपना स्वराज दे देंगे और किसी भी प्रकार का समस्या होने नहीं देंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का समस्या होने नहीं देंगे। और अंत में अंग्रेज लोग जीत भी गए। ठीक है, अंत में अंग्रेज लोग जीत भी गए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो जो अपना वादा किया था अंग्रेज कि जब हम जीत जाएंगे तो आपको अपना देश लौटा देंगे, तो क्या सच में वह अपना वादा पूरा कर पाया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल ही सच नहीं था, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ भारतीयों को झांसा दे करके लड़ाई में कूदाना चाहते थे। यानी कि यह झांसा इसलिए दिया गया ताकि भारतीय लोग भी अपने तन मन और धन से प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले सकें और अंग्रेजों के साथ लड़ें। ठीक है, इसलिए यह झांसा दिया गया था। तो अब चलिए हम लोग परिणाम के बारे में जान लेते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेजों का जब विजय हुआ, तो क्या सच में भारत को वह छोड़ करके चला गया या फिर किसी प्रकार का और समस्या खड़ा कर दिया? इसी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि युद्ध खत्म होने के साथ ही भारत की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई। अब भारत की आर्थिक स्थिति कैसे ज़्यादा दयनीय हो गई, इसके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन जो हम बात बोल रहे हैं इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि युद्ध खत्म होते के साथ ही भारत की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई। अब दयनीय कैसे हो गई, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था कि जितने सारे भी नौजवान हैं वह सेना में भर्ती हो जाओ।
यानी कि हमारे तरफ से लड़ने के लिए भारत के जितने सारे भी नव युवक थे, जो नौजवान थे, जो हट्टे कट्टे थे, उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती करा लिया गया। और ऐसा नहीं है कि सेना में जब भर्ती हो गए तो सरकार उनको वेतन देता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको जितना भी खर्चा होता था अपने घर से करना पड़ता था और लोग खुशी खुशी कर रहे थे, क्योंकि लोगों को ऐसा उम्मीद था कि जब हम जीत जाएंगे तो अंग्रेज हमें आज़ाद कर देंगे। इसलिए अपने घर से पैसा लगा करके, अपने घर से खर्चा चला करके लोग लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब युद्ध खत्म हो गया तो वह अपने बात से पलट गए, और जब बात से पलट गए तो यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, क्योंकि वस्तु के दाम में दुगना वृद्धि हो गया। अब वस्तु का दाम दुगना क्यों हो गया? चूंकि विश्व युद्ध हुआ था, बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी, इसलिए सामान कम बच गया था। इसलिए जो भी सामान बचा था उसको दुगने दाम पर बेचा जाना शुरू हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय जनता के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। यानी कि पहले तो लोग कुछ ना कुछ तरीके से रह रहे थे, और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद और लोग ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझने लगे और अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीच क्या अंतर संबंध था, इसके बारे में आप लोग समझ गए। शॉर्टकट में हम एक बार फिर से आपको बता दें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से यह वादा किया था कि जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो तुमको स्वतंत्र कर देंगे, तुमको आज़ाद कर देंगे। लेकिन जब अंग्रेज लोग युद्ध जीत जाते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, तो भारत में और ज़्यादा आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। अंग्रेजों ने भारतीयों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। तो आप लोग दूसरा नंबर प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, दोनों के बीच में क्या संबंध है। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। यहां से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो गांधी जी के द्वारा मुख्य आंदोलन चलाया गया, यहां से आपका शुरू हो जाता है। तो चलिए चंपारण सत्याग्रह क्या है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। कह रहा है कि अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया। बिहार के चंपारण जिला में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आप लोग जानते हैं। तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग के मन में ख्याल आएगा कि आखिर यह आंदोलन क्यों चला भाई? कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा और उसी कारण के वजह से आंदोलन हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यह कारण क्या था। तो कह रहा है कि इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का की खेती करना चाहते थे। बिहार और बंगाल के किसान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्वी चंपारण या फिर पश्चिमी चंपारण या फिर कहे तो चंपारण के बगल में ही बंगाल पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जितने सारे भी बिहार के किसान थे और बंगाल के किसान थे, अपने खेतों में धान लगाना चाहते थे, गेहूं लगाना चाहते थे, मक्का लगाना चाहते थे। लेकिन जो गोरे जमींदार थे यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, उनसे जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। यानी कि कहते थे कि तुम धान गेहूं की खेती करो, लेकिन साथ ही साथ नील की भी खेती करो। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर जब अंग्रेज लोग यह कह रहे थे कि धान गेहूं की खेती करो और साथ साथ नील की भी खेती करो, तो नील की खेती करने में क्या बुराई था? नील तो और ज्यादा महंगा बिकता होगा। तो चलिए अब हम यह समझते हैं कि आखिर नील की खेती करने में क्या बुराई था, लोग क्यों नील की खेती करना नहीं चाहते थे, इसके लिए भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर आप लोग समझ लीजिए कि अंग्रेजों के द्वारा एक नियम लगाया गया कि यदि 20 कट्ठा खेत में आप लोग किसी भी प्रकार का कोई फसल लगा रहे हैं तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। यानी कि 1 बीघा कहने का मतलब आप लोग जानते हैं 20 कट्ठा। तो अंग्रेजों के द्वारा यह बोला गया कि यदि आप लोग 20 कट्ठा में खेती कर रहे हैं तो 17 कट्ठा में आप कुछ भी रोप लीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती के लिए रखना ही पड़ेगा, यह अनिवार्य कर दिया। यानी कि यह कानून बना दिया कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती होगा।
ठीक है, जिसे तीन कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। अब यदि आपसे परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा कि तीन कठिया प्रणाली क्या है, तो इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को खेती करने के लिए मजबूर कर दिया और 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, और यह जो 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, इसी को तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ देता है कि तीन कठिया प्रणाली क्या है, तो आपको यहां पर बता देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि तीन कठिया प्रणाली कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर लोग नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। तो इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि नील एक प्रकार का एक ऐसा फसल था कि जिस खेत में लगे उस खेत की मिट्टी को, उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता था। यानी कि नील एक ऐसा फसल था कि आप जिस खेत में लगा दीजिएगा उस खेत के सारे उर्वरा शक्ति को खत्म कर देगा। यानी कि एक बार अगर नील की खेती कर लिए तो उसके बाद उस खेत में कुछ भी नहीं होता था। यानी कि नील की खेती करने के बाद वह खेत बर्बाद हो जाता था। तो इसलिए लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे, और चूंकि नील महंगा बिकता था इसलिए अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, और ऐसा नियम लगा दिए कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही है। तो कह रहा है कि नील एक प्रकार का एक ऐसा फसल था जिस खेत में लगे उस खेत की मिट्टी को, उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता था, और किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे, जिसे देख करके राजकुमार शुक्ला को नहीं रहा गया और उसने जल्दी से गांधी जी को बुलाया। उस समय गांधी जी हमारे देश में नहीं थे, उस समय साउथ अफ्रीका चले गए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और जब वो वहां से आए उनको जल्दी से बुलाया गया, और गांधी जी के कहने पर अवैध वसूली जो 25% किया जाता था और जो तीन कठिया प्रणाली था उसको वापस ले लिया गया। यानी कि गांधी जी जब यहाँ आए, आंदोलन चलाए, लोगों से बोले कि नहीं ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है, तुम किसानों को मजबूर नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद यह जो प्रणाली था जिसको तीन कठिया प्रणाली बोला जाता था, और 25% ज्यादा जो अवैध वसूली होता था, इसको अंग्रेजों ने वापस ले लिया। तो इसी को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह नाम से ही आपको ध्यान रखना है। चंपारण यानी कि चंपारण जिला में शुरू हुआ था। और क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि यहाँ के किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज लोग यह जबरदस्ती दबाव बना रहे थे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। और इसी नियम को लेकर के बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे, त्राहिमाम करने लगे, वो बहुत ही ज्यादा लाचार हो गए, और अंत में गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने इस नियम को हटाया, और इसी नियम को हटाने के लिए जो सत्याग्रह किया गया, इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से शुरू होता है रॉलेट एक्ट, यानी कि रॉलेट कानून क्यों बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा कि यह जो रॉलेट एक्ट बना था, इसी कानून के वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में आदमी मारे गए थे। वह इसी कानून के चलते अंग्रेजों के द्वारा यह कानून बनाया गया था, और इसी कानून का लोग विरोध कर रहे थे, और इसी कानून का विरोध करने के लिए लोग एक जगह पर बैठे थे, और तब जाकर के लॉर्ड डलहौजी ने सब पर गोली चलवा दिया था जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। तो अगले क्लास में हम आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी बताएंगे, और महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया, जो आंदोलन चलाया गया, जिसे कि असहयोग आंदोलन बोलते हैं, इस आंदोलन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अगला क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि परीक्षा में हमेशा रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसकी कहानी क्या है, इसके बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझ गए हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं, तो अभी जल्दी से डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में जाइए, और जीके सागर चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।